अच्छा ठीक है, फिर हो गया था ना। अच्छा ठीक है, फिर से एक बार हम रिवीजन करते हैं क्लास को 2 मिनट के अंदर। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। हम लोगों ने देखा था, यानी कि संविधान के पार्ट 4 में भाग 4 की बात कर रहे थे, और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे डीपीएसपी में, यानी कि राज्यों को निर्देश दिया गया है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए किस प्रकार का कल्याण की भावना को रखते हुए उनके उत्थान के लिए योजनाओं को संचालित करेंगे। ठीक है, तो अब हमने पहले बताया था जो भाग 4 है कहाँ से लिया गया है, यानी कि ये राज्य को निर्देशित करने वाली बात है, किस संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड के। लेकिन हम विश्व स्तर पर बात करें तो किस संविधान से माना जाता है कि पूरे विश्व में सबसे पहले डीपीएसपी की बात की जाती है? स्पेन में। ठीक है, हम लोगों ने जो भारत का संविधान है वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ये जानते हैं कि आयरलैंड ये जो आयरलैंड है यहाँ के संविधान से डीपीएसपी लिया गया, लेकिन पूरे विश्व में अगर डीपीएसपी की बात किया जाता है तो स्पेन में आया। ठीक है, और वहाँ से वैश्विक स्तर पर फैल गया। अब हमने देखा कि ये जो भाग 4 है और भाग 3 में अंतर, जैसे हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में मूल अधिकार क्या होते हैं। अगर कोई कहे मूल अधिकार किसे कहते हैं, हम क्लास को लिंक करने जा रहे हैं। मूल अधिकार क्या होता है? मूल अधिकार को मूल क्यों कहा जाता है? मूल अधिकार मूल इसलिए हो जाते हैं कि अगर नागरिकों के उत्थान की बात है, उनके सर्वांगीण विकास की बात है, तब यह मूल अधिकार मूल हो जाते हैं। अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी, व्यक्ति की अपनी गरिमा नहीं होगी, तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को अच्छे तरह से या सुचारू रूप से जी नहीं सकता है। तो मूल अधिकार, जो मूल अधिकार है, अगर नागरिकों को प्राप्त है तो मूल अधिकार के विरुद्ध हम न्यायालय जा सकते हैं अगर हमारे अधिकार छीने जाते हैं। लेकिन यह जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अगर हमारे राज्यों के द्वारा किसी भी प्रकार का मतभेद किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, और वह भेदभाव सकारात्मक होता है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राज्य हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, और इस आधार पर हम न्यायालय नहीं जा सकते। उदाहरण देख सकते हैं, जैसे हमने कहा कि सरकार अगर किसी भी प्रकार का समाज में ऐसे समुदाय जो निम्न वर्ग से आते हैं, उनका स्तर बहुत नीचे है, उनके उत्थान के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों को संचालित करती है, योजनाओं को चलाती है। अगर उस योजना का लाभ आपको नहीं मिलता है तो आप इस आधार पर नहीं कह सकते हैं कि सरकार हमारे साथ क्या कर रही है? भेदभाव कर रही है। लेकिन इस आधार पर जा सकते हैं, लेकिन आप भी उस कैटेगरी में आते हैं। जैसे जो राशनिक सिस्टम है, राशन का व्यवस्था है, सरकार किन लोगों के लिए किया है? ऐसे लोग, ठीक है, जो सरकार की नज़र में लगता है, सरकार के आंकड़े के द्वारा प्राप्त होता है कि यह लोग खाने के लिए या विवश हैं या इनके पास ऐसी आवश्यकता नहीं है, यह सपोर्ट करती है सरकार और उन लोगों को राशन मुहैया कराती है। ठीक है, तो यह सिस्टम, फिर उसके बाद देखेंगे चाहे महिला हो चाहे बच्चे हों, उनके लिए सरकार अलग से योजनाओं को संचालित करती है कि इन लोगों का क्या हो सके? उत्थान हो सके। अगर उस योजना के द्वारा महिलाओं को या बच्चों को लाभ मिल रहा है तो पुरुष वर्ग ये नहीं कह सकता है कि राज्य हमारे साथ क्या कर रहा है? भेदभाव कर रहा है, और इस आधार पर हम न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि आप
आप यानी कि राज्यों को यह विवेक की शक्ति है, देखा जाए कि राज्य को लगता है कि यह जो समुदाय है, यह जो वर्ग है वह हाशिए पर है, उसके उत्थान के लिए योजनाओं को संचालित करता है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान स्टार्ट किया गया है, तो किस लिए? इनके उत्थान के लिए। ठीक है, पोषण अभियान, ये बहुत सारे अभियान किया गया कि बच्चों के जहाँ पर न्यूट्रिशन की कमी होती है उसको फुलफिल करने के लिए ये योजनाएं सरकार संचालित करती है। तो उनको व्यक्तिगत लाभ मिलता है, ऐसे बच्चों को, ऐसे समुदाय को जो उनके हकदार हैं। ठीक है, तो हमने कहा ये जो भाग 4 है, अगर किसी भी प्रकार का राज्य समानता को लाने के लिए राज्य में भेदभाव करता है और वह भेदभाव सकारात्मक है, तो इस आधार पर हम न्यायालय नहीं जा सकते। इसका मतलब मेन मोटो ये है, मेरा कहने का सेंस इसका ये है, अगर इसके द्वारा किसी भी प्रकार का राज्य के द्वारा भेदभाव किया जाता है तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमें अधिकार है, हमें मिलना ही चाहिए। तो यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बात समझ में आ गया? मेन अंतर ये ध्यान से देखें। तो हमने कल पढ़ाया था कि आर्टिकल 36 में अगर देखें भाग 36 कहाँ से कहाँ तक है, 36 से लेकर के 51 तक। 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा दी गई है। तो राज्य की परिभाषा में क्या क्या शामिल है? राज्य की परिभाषा में हमने बताया कि वहाँ एक भूभाग होगा, बड़ी सी भूभाग के साथ उस पर निवास करने वाली जनसंख्या होगी, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक सरकार होगी और सरकार के पास अपनी खुद की एक संप्रभुता होगी। संप्रभुता का आशय है कि हम या सरकार अपने कार्यों को चलाने के लिए, अपने कार्यों को शुरुआत करने के लिए किसी भी प्रकार का निर्णय स्वतः ले सकती है। वह किसी भी प्रकार से, ठीक है, उसके आधार पर वो क्या नहीं है, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, वह स्वतः निर्णय ले सकती है। तो आइए 36 में हमने परिभाषा बताया, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा यह 36 में, आर्टिकल 36 में बताया गया। फिर हम 37 में क्या देखते हैं? DPSP यानी कि जो भी न्यायालय के द्वारा यह प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय मतलब है पूरी तरह से इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, लागू नहीं कराया जा सकेगा। राज्य की नज़र में है कि इन लोगों को ज़रूरत है तो उनको देगा। ठीक है, यह प्रवर्तनीय नहीं है, यह लिख सकते हैं न्यायालय के द्वारा, न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय, हाँ, प्रवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम इस आधार पर नहीं जा सकते न्यायालय, समझ में आ गया? किसी प्रकार का ये मुकदमा नहीं कर सकते हैं कि सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 38 में। चलिए 38 में क्या कहा गया है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सरकार लोक कल्याण की, और किसका कल्याण होगा? जनता का, ठीक है, पब्लिक का। ठीक है, ये वेलफेयर स्टेट की बात करता है, यानी कि जहां पर राज्यों को लगता है कि यह समुदाय या यह वर्ग उनका हाशिए पर स्थान है, उनको उत्थान के लिए अलग से योजनाएं चलाती है, तो यह हो जाएगा लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, अभिवृद्धि के लिए। ठीक है, राज्य के द्वारा तमाम प्रकार के क्या चलाई जाती हैं? योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। फिर हमने कहा आर्टिकल 39 में क्या है? राज्यों को निर्देश दिया गया है, किस आधार पर? और यह 39 में हमने कल पूरी तरह से बताया था, इसके सब पार्ट भी बताए थे। 39 के ए भी बताया गया था। यह पूरा आप पूरी तरह से अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि 39 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 39 का ए, अभी एक यही टॉपिक आपका बचा है जो भी नोट में लिखाएंगे कि अगर 39 ए में देखेंगे कि अगर कभी भी किसी भी प्रकार का हमारे ऊपर कोई मुकदमा करता है, ठीक है, और उसमें हम शामिल होते हैं और अपनी बचाव के लिए हमें केस लड़ना है,
हमें कोर्ट की वकील की जरूरत पड़ेगी। वकील की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है तो सरकार मुहैया कराती है वकील देकर, मतलब आपके केस को लड़ने के लिए वकील मिलेगा, सरकारी वकील। बात समझ आ गया? यह किसके लिए है? यह पहले नहीं था, यह 39A में जोड़ा गया, 39 के ए में यह शामिल किया गया। विधिक सहायता, विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है हमें। बात समझा गया? और वो भी निःशुल्क। कैसा अधिकार होगा? निःशुल्क। हमें किसी प्रकार का, अगर हम किसी प्रकार में आरोपित होते हैं या शामिल होते हैं तो क्या होगा? हमें सरकार मुहैया कराएगी, ठीक है, और उस आधार पर केस देखा जाएगा। अब देखिए, संविधान संशोधन अलग अलग मुद्दे पर हुए हैं। अभी एक हमने कहा है, एक 39 में दिखा है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है, शामिल कर लीजिए 39। फिर उसके बाद हम आएंगे आर्टिकल 40। ये क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। अगर हम कहें, जब संविधान लागू हुआ था, संविधान जब लागू हुआ था तो क्या ग्राम पंचायतें थी? ये इसी में देखेंगे दो स्तर पर। एक 73वां संविधान संशोधन हुआ है, ठीक है, 1992 में ग्राम पंचायतों के लिए, और एक नगर पालिकाएं, नगर पंचायत। यह 73वें के तहत 73 अमेंडमेंट हुआ है 2002 में, और यह भी 74 में, 1992 है, और यह भी क्या है? 74th अमेंडमेंट है, यह भी उसी समय हुआ है। एक ही वर्ष में यह दोनों संविधान संशोधन किए गए हैं। और इस संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों को एक तरह से अधिकार प्राप्त हो गया संविधान के द्वारा कि उन्हें किसी भी, जैसे पंचायतों को धन कहां से मिलता है? पंचायतों को धन मिलता है राज्य के संचित निधि से, जो भी है राज्य, जो देखेंगे अभी हम जैसे कल बताए थे, जिस स्तर पर केंद्र में पढ़ेंगे ठीक उसी स्तर पर हम राज्य पढ़ेंगे। हमने कल बताया, अगर हम केंद्र को पढ़ लेते हैं तो राज्य हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे राष्ट्रपति की भूमिका है, राज्यों में राज्यपाल की भूमिका है। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री की भूमिका है, राज्यों में मुख्यमंत्री की भूमिका है। विधानमंडल कौन होते हैं? जो विधान बनाते हैं। तो कानून बनाने वाली कौन कौन संस्था है? जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला करके किसी भी कानून का निर्माण होगा, पूरे देश में लागू हो जाएगा। जब राज्य बनाएगा तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए लागू होगा। राज्य किसके द्वारा? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर के उन राज्यों के लिए निर्माण के लिए कानून बनाया जाएगा। बात समझ गया? बुझा ना? अच्छा ठीक है, जा सकते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, आप निश्चित रहें, पीछे क्लास कवर कराया जाएगा। तो राज्य के लिए ध्यान से देखें कि राज्यों को, ग्राम पंचायतों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि इस प्रकार का व्यवस्था होगा कि इनके वित्त से संबंधित सभी मामलों को देखा जाएगा। पंचायतों में जैसी व्यवस्थाएं की जाएंगी उनके लाभ के लिए, जहां पर नागरिकों का उत्थान होगा, ग्राम पंचायतों में देखेंगे सड़कों का निर्माण है, ठीक है। फिर गांव में देखेंगे ऐसे व्यक्ति जो वृद्धावस्था में है, उनके पेंशन की बात की जाती है, यह उत्थान किया जाता है। फिर गांव में देखेंगे, जब पहले ये नहीं था, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भी नहीं था, है ना। यह उनकी उत्थान की बात, कहने का मतलब यह है, जब ये ग्राम पंचायतों का गठन हुआ तो ग्राम पंचायतों के उत्थान के लिए, यानी कि उस गांव के सभी सदस्यों के लिए यह व्यवस्था किया गया कि इनका उत्थान हो पाए। जैसे गांव में एक एक व्यक्ति, यानी कि अगर एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति से मिलकर परिवार का निर्माण होता है, ठीक है, और उस परिवार से फिर गांव बसते हैं, और यह स्तर देखा जाता है पूरे क्षेत्र के स्तर पर।
तो हम गांव में देखते हैं, जिस आधार पर हम चुनाव की प्रक्रिया को देखते हैं, एक प्रत्यक्ष उदाहरण हमको गांव में मिल जाता है कि जनता लोगों को अपने मत के द्वारा चुन लेती है। चुनती है कि नहीं चुनती है? यह प्रत्यक्ष उदाहरण। अब एक बात और, कभी कभी प्रश्न आता है कि गांव में जो पंचायतों के अध्यक्ष हैं उनका चुनाव डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष चुनाव होता है या अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष मतलब जहां जनता अपने सीधे वोटिंग के द्वारा किसी अध्यक्ष को नियुक्ति या बनाती है। लेकिन भारत में जो चुनाव प्रक्रिया है, भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। इनका चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होगा या अप्रत्यक्ष विधि से? अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि मतलब क्या है? जनता के कुछ प्रतिनिधि होंगे, उन प्रतिनिधि के माध्यम से उनको चुना जाएगा। और एक प्रतिनिधि का मतलब यह है, एक रिप्रेजेंटेटिव का मतलब यह है कि वह जनता का पूरी बात करता है। समझ में आ गया? तो यह देखा जाएगा। तो ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। फिर देखेंगे आर्टिकल 41 में, 42 में सारी बात लिखाए हैं, बताए भी हैं कि राज्यों को यह निर्देश भी दिया गया है कि वह उनके उत्थान के लिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ठीक है, उनके उत्थान के लिए योजनाएं बनाएगी। फिर उसके बाद हम ये भी बताए हैं कर्मकारों के लिए, जो काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी व्यवस्था बनाएगी। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति का किसी कंपनी में जॉब लगता है, तो यह पहले व्यवस्था नहीं था कि उस कंपनी के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का आकस्मिक मृत्यु होती है या कोई घटना घटती है तो कंपनी उसके ऊपर या एक्शन नहीं लेती थी। मतलब अगर उसका जान चला जाता है तो मुआवजा नहीं मिलता था। बहुत सारी व्यवस्था। अब क्या है, बहुत सारे सरकार के द्वारा कंपनी एक्ट बनाए गए। उस एक्ट के द्वारा कंपनी को रजिस्टर्ड होते हैं और कंपनियों को पूरा यह बताया जाता है अगर किसी भी प्रकार की घटना घटती है तो कंपनियां उसकी जिम्मेदारी लेंगी। और उन ऐसे व्यक्ति, असहाय व्यक्ति, मतलब उस परिवार में ऐसा लगता है कि वही व्यक्ति पूरा सर्वे सर्वा था, उसी के बदौलत वह परिवार जी रहा था, तो अगर ऐसा व्यक्ति होगा तो उस व्यक्ति को नौकरी भी देगी। यह सरकार का क्या है? गाइडलाइन है। नहीं तो कंपनियां क्या करती? कंपनियां मनमाने रूप से कार्य करती, लेकिन सरकार इन पर रेगुलेट करती है, इनको नियंत्रित करती है। तो वहां पर अधिकार दिया गया। ठीक है, तो हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था? 41, 42 भी हो गया था। चलिए, एक आर्टिकल छूट गया है जो 39 के साथ ही लिखाना था, ये अभी आपको बताए हैं। 39 का ए नोट में लिख लें, पीछे हो गया था। अच्छा नोट के लिए, ठीक है, गुड। मतलब नोट कर लें, अगर जो नहीं लिखे नोट करें। 42 में 1976, 1976 इसी को कहा। इतने संविधान संशोधन हुए हैं इसमें 1976 में कि इसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे लगभग मार्क जोड़े गए हैं, सुधार किए गए हैं। ठीक है, चलिए नोट में लिख लीजिए 39 का ए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया राज्य समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध करेगी। राज्य समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध करेगी, जिससे भारत में
समाजवाद की संकल्पना साकारित होगी। इसका आशय क्या है? एक शब्द आया है समाजवाद। ये क्या होता है? समाज में रहने वाले सभी लोगों को उसका उचित लाभ होगा। समाजवाद है, हाँ, यहाँ पर राज्य किसी प्रकार का एक व्यक्ति का एकाधिकार की बात नहीं करेगा, बल्कि समाज में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों का, प्रत्येक व्यक्ति के उत्थान की बात की जाती है समाजवाद में। ठीक है, आगे लिखें। 30 ये हो गया ना। अब अगला हमारा जो टॉपिक था 43 तक हो गया था, 43 ए एंड बी। अब लिखें 44, आर्टिकल 44, अनुच्छेद 44। यूसीसी जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये क्या होता है? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता। सब जैसे इसका मतलब सब नागरिकों के लिए बराबर है, जैसे हम लोगों को अलग अलग कानून है। यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, भारत में अगर देखा जाए आज़ादी के बाद देश में लागू करने वाला, आज़ादी के बाद की बात कर रहे हैं, देश की आज़ादी, उत्तराखंड, हाँ ये हुआ है, पहला राज्य बना है उत्तराखंड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है बताएं आप, जो भी जानते हैं। जैसे कि सभी के लिए एक कानून हो, जैसे अभी हम लोग अलग है, मुस्लिम ला है, हिंदू ला है, सब लोग अलग अलग चीजें करते हैं, इसलिए एक देश के लिए एक कानून। ठीक है, समान नागरिक संहिता का मतलब है सभी नागरिकों को वही कानून जो सबके लिए एक समान रूप से सब पर लागू हो। और यह केवल नागरिकों के लिए नहीं, यहाँ धर्म से संबंधित बात की जा रहा है। अगर कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, इसे मतलब किसी भी धर्म की बात करते हैं, एक बार कानून जो बना हुआ है उस कानून के आधार पर सभी को दंडित किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर एक व्यक्ति जो चोरी किया है उसके लिए जो अपराध की सजा है, अगर वो हिंदू है तब भी 100 है, मुस्लिम है तब भी 100 रुपये जो जुर्माने के रूप में लिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये हो गया। फिर और भी देखेंगे, अलग अलग धर्म संस्थानों में या धार्मिक कार्यक्रमों में देखते हैं कि जो धर्म होते हैं वे अपने नियम और कायदे कानून लागू करते हैं और उस आधार पर लोगों को जज करते हैं। लेकिन जब ये समान नागरिक संहिता लागू होगा तो वह सभी धर्मों के लिए होगा, न कि स्पेशल एक धर्मों के लिए। क्यों? भारत में ये जो भारत है वह क्या है? सेक्युलरिज्म है। भारत में सेक्युलरिज्म है। इसका मतलब क्या है? पंथ निरपेक्ष राज्य, यानी जो सरकार का अपना कोई व्यक्तिगत धर्म नहीं होगा, वह सभी धर्मों को एक समान नजरिए से देखेगी और सभी धर्मों को प्रमोट करेगी। अगर कोई भी सरकार, कोई भी राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा देती है तो वो सरकार में उस धर्म का प्रभाव अधिक होगा और वो ये हो सकता है जहां पर अधिकता होगी, बहुलता जिसकी होगी, जितने भी कम संख्या वाले लोग हैं यानी जिनकी माइनॉरिटी है उस पे हावी होंगे और समाज में नकारात्मकता फैल जाएगी। समझ में आ गया? तो इस आधार पर देखेंगे समान नागरिक संहिता कहीं ना कहीं, अब देखिए एक पक्ष के, एक बिंदु के बहुत सारे हमेशा दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। 100% ये सही भी नहीं है और 100% गलत भी नहीं है। समझ में आ गया? अगर हम देखें कि वैश्विक स्तर पर सभी धर्म जहां पर जिस देश में जिस धर्म की बहुलता अधिक है उसी आधार पर वैसे लॉ बनाए जाते हैं और उनका कहीं न कहीं मोनोपोली होती है, एकाधिकार होता है अपने देश की। तो भारत सरकार, यानी कि भारत का जो सरकार है, भारतीय सरकार अपने नागरिकों के उत्थान के लिए
ऐसी व्यवस्थाएं कर सकती हैं जहां पर सभी लोगों को एक समान नज़रिए से, एक समान कानून के द्वारा देखा जाए। इसलिए समान नागरिक संहिता अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, लिखें, इसमें लिखें समस्त राज्य क्षेत्र के लिए एक समान नागरिक संहिता गोवा एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य था। गोवा यानी कि सभी धर्मों के लिए एक ही कानून है और उसी कानून के द्वारा सभी धर्मों को क्या करना है, सभी धर्मों को एक कानून मानना पड़ेगा और मानना ही है। ठीक है, जो कानून बन गया कोई भी हो, अब यहाँ पर हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ नहीं चलेगा। मतलब एक जो कानून बना है उसी के आधार पर, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो किसी भी धर्म के लोग हों, उन धर्मों को मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए वर्तमान में उत्तराखंड लागू करने वाला एक समान संहिता लागू करने वाला राज्य बना है। किस आर्टिकल में है ये? 44। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वनडे के लिए एकदम मान कर चलें, ये आएगा, इसे आप लगा करके चले आएंगे। ठीक है, जो इसके पहले हमने आर्टिकल लिखाया है वो संविधान संशोधन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे। 39 के जितने भी हमने पार्ट लिखाए हैं वो पूरा पार्ट आप याद करेंगे, कोई भी क्वेश्चन उसमें छूटेगा नहीं किसी भी एग्जाम के लिए। 40 सीधे ग्राम पंचायतों का गठन पूरा याद करते रहें क्रम से, मतलब क्लास में ही याद हो जाए, मतलब आए क्वेश्चन गलत ना हो। और मूल अधिकार और डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जनरली अगर डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कहाँ से लिया गया है ये तो जानेंगे। ठीक है, किस भाग में है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, ये सारी बात होंगी। ठीक है, लेकिन इसमें जो आर्टिकल एक एक दिया गया है और जहाँ पर संशोधन किया गया है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आ गया? तो 44 अब लिखें आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45 लिखें राज्य 14 वर्ष तक के बच्चों को, हाँ 14 वर्ष तक मतलब आ गया ना, राज्य 14 वर्ष तक के बच्चों 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगी। इसे कब जोड़ा गया है? हाँ, 86 अमेंडमेंट कब? 2002। क्या लिखे हैं? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रदान करेगी। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया। हाँ, अब देखिए यही एक ऐसा है जहां पर राज्य के, अभी हम एक बात और बताएं आपको, कई बार बता रहे हैं और कोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने कहा जब शिक्षा की बात आती है तो शिक्षा की बात कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? मूल अधिकार में भी
राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं यहाँ भी, और जब मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी राज्यों को अधिकार था कि 6 वर्ष के, जो 6 वर्ष से कम बच्चे थे, उनकी आयु कम थी, उनको क्या कर रहा है राज्य, उनके पोषण के लिए व्यवस्था कर रही है। जैसे आंगनवाड़ी, ये सब माध्यम से बच्चों को क्या कराया जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे, हम डीपीएसपी में पढ़ रहे हैं तो डीपीएसपी में कहा गया कि राज्य ऐसा व्यवस्था करेगा जहां पर 14 वर्ष से कम जितने बच्चे हैं उनके लिए क्या होगा, शिक्षा जो होगी वो कैसी होगी, अनिवार्य कर दी गई है। और जब हम फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, तो वहाँ माता पिता और अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करेंगे। बात समझ आ गया? यह व्यवस्था का उपबंध करने का मतलब क्या है, कहीं न कहीं यह जो शिक्षा व्यवस्था है उसको उत्थान की, यानी उसके लिए हम उत्थान की बात कर रहे हैं। राज्यों को भी निर्देश दिया गया, अधिकार दिया गया है, नागरिक का तो अपना अधिकार है ही। अब इसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं, मूल अधिकार हमारे अगर हनन किए जाते हैं। लेकिन और हम बात और भी बताते हैं, एक सेक्शन में बताए भी थे कि हमें यह अधिकार मिले हैं, तो जहां पर जैसे आर्टिकल 23 और 24 की बात करते हैं, जहां बच्चों का उम्र 14 वर्ष से कम है और उन्हें किसी कल कारखानों में लगाया जाता है, तो उनके लिए यह व्यवस्था है कि सरकार उनके ऊपर एक्शन ले सकती है। जैसे देखेंगे, खतरनाक उद्यमों में शामिल लोग होने वाले जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य के लिए एक्शन ले सकती है, उनके ऊपर दंड का प्रावधान कर सकती है, जो लोग ऐसे बच्चों को क्या करते हैं, हायर करते हैं, काम कराते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप हम देखे हैं, बताए भी थे कि अगर बच्चा उसके माँ बाप नहीं है तो भरण पोषण के लिए वह कार्यों में शामिल भी हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो वहाँ यह जो कानून होता है वो इसके अपवाद स्वरूप दिखाई देते हैं। और एक अपवाद और हम बताए थे, मान लीजिए जो बच्चा अपने माँ बाप के साथ रहता है, छोटा बच्चा है, और माँ बाप कल कारखानों में काम करते हैं, तो कल कारखानों में काम करते हैं तो कभी कभी होता है बच्चे भी उस काम को क्या करते हैं। तो इस आधार पर हम नहीं कह सकते हैं कि बच्चों को माँ बाप प्रेशर से काम करा रहे हैं या जबरदस्ती काम कराते हैं, बलात्सर्म करा रहे हैं, समझ में, जबरदस्ती काम, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो कानून बना है उस कानून से हम हट कर बात कर रहे हैं, अपवाद स्वरूप दिखाई देगा। चलिए, तो शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा जो है ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया, ठीक है ना। अगला लिखें, इसे में एक और पॉइंट लिख लें, राज्य 6 वर्ष तक के बच्चों को, राज्य 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ, राज्य 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ पोषण का भी व्यवस्था करेगा। पोषण का भी व्यवस्था करेगा। तभी तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 6 वर्ष तक की आयु तक, वो आंगनवाड़ी में जाते हैं, उनको सिखाया पढ़ाया भी जाता है और उसके साथ साथ वो बच्चे खाते पीते भी रहते हैं। तो सरकार उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी ख्याल रखती है। और ये ऐसा क्यों करती है कि राज्य का यह कर्तव्य हो जाता है, राज्य अपने नागरिकों के हित के लिए कार्य कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे लिखें, आर्टिकल 45 अनुच्छेद क्या है, 45 तो हो गया ना, 46। अगर एक बात पूछें, जो ये
45 में लिखाए हैं। तो मिड डे मील योजना कब स्टार्ट किया गया है? 2001। मिड डे मील योजना 2001 में स्टार्ट हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान 2001। ये 1995 में, नोट में वही लिख लें, बोलेंगे मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 शुरुआत की गई। ये इसलिए तो हुआ है कि बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, उनके पोषण के लिए ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम चलाया जा रही है सरकार के द्वारा। लिखें आर्टिकल 46, लिखें राज्य SC ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तथा SC ST तथा अन्य दुर्बल वर्गों को उनके शिक्षा तथा अर्थ मतलब धन से संबंधी मामला है ना। शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की देखभाल करे। शिक्षा तथा क्या लिखें? शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की देखभाल करे। अब देखिए यह 46 क्यों इंपॉर्टेंट हो जा रहा है? SC ST और दुर्बल वर्ग। अब ये कहेंगे ये वर्ग कौन सा है? अब सरकार डिफाइन करेगी। सरकार की नज़र में ऐसा वर्ग, यह वर्ग कोई भी हो सकता है, स्पेशलाइज्ड तो यह है ही, लेकिन इसके साथ साथ इनके उत्थान के साथ साथ ऐसे भी वर्गों की पहचान करेगी जो वर्ग कहीं न कहीं वंचित हैं, दबे कुचले हैं, पीड़ित हैं। उनके उत्थान के लिए योजनाओं को संचालित कर सकती है और उनका विकास कर सकती है। तो 46 इंपॉर्टेंट, तो कहीं न कहीं आर्टिकल 46 कभी कभी आ जाएगा, समझ में आ गया, कूट में आ गया या कहीं प्रश्न आ गया तो लिखें, क्या लिखे हैं? राज्य ठीक है ना, इनकी व्यवस्थाएं करेगी। 46 लिखें। 47 अनुच्छेद 47 राज्य अब एक बात लिख लें, पहले समझ लें उसके बाद लिखा रहे हैं। जैसे कई बार हम लोग देखते हैं समाज में कि सरकार पोषण से संबंधित यानी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक्शन में आती है और तमाम प्रकार के हमारी खाद्य व्यवस्था यानी कि हम जो खाते पीते हैं उस पर रोक भी लगा देती है। यह सरकार का यह अपना कर्तव्य है कि राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अगर उनका स्वास्थ्य इसके सेवन से गड़बड़ हो सकता है तो राज्य एक्शन ले सकता है। जैसे धूम्रपान करना निषेध है या धूम्रपान हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो सरकार धूम्रपान पर निषेध लगा सकती है। सरकार को लगता है कि ऐसे लोग जो मांसाहारी हैं, खाते पीते हैं, अगर वो सरकार को लगता है इसके सेवन की वजह से बर्ड फ्लू आया, स्वाइन फ्लू आया, इन तमाम जो उद्योग हैं या जहाँ पर ये बाजार व्यवस्था है जहाँ लगता है उस पर एक्शन लेती है, उसे बंद करा देती है। सरकार का वो व्यक्तिगत उसमें हित नहीं है, लेकिन सरकार अपने नागरिकों के लिए जहाँ पर स्वास्थ्य का मामला आता है उस पर एक्शन ले सकती है। हमारे खान पान को भी वो रोक सकती है। अब ये इस आधार पर हम नहीं जा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नहीं खाने पीने नहीं दे रही। भाई अगर आपके स्वास्थ्य उससे गड़बड़ हो रहे हैं, पता चल रहा है कि ड्रिंक लेकर के यहाँ से लेकर के हरिओम नगर से लेकर कहाँ तक पूरा एकदम लोटरिया ले रहे हैं, समझ में आ गया,
तो ऐसे मामलों पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। अब मुद्दा अलग है कि सरकार को इन्हीं के द्वारा ज़्यादा टैक्स मिलता है, टैक्स ज़्यादा लगाती है और उसी से पैसा मिलेगा, सरकार प्रतिबंध नहीं कर रही है। लेकिन सरकार एक्शन लेती है और इसीलिए ज़्यादा जुर्माना यानी कि उस पर लगाती है टैक्स, ताकि लोग क्या हों, ज़्यादा टैक्स होगा, लोग नहीं पिएंगे, नहीं खाएंगे, लेकिन इसके बाद भी लोग उसका सेवन करते हैं। लेकिन आवश्यकता से अधिक होगी, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, तो सरकार क्या करेगी,